मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात। इको सेंसिटिव जोन में छूट प्रदान करने रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग। देहरादून के बाद रानीखेत में भी हुआ रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का शुभारंभ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने नेपाल सीमा पहुंचे पर्यटन सचिव। एंगलिंग और राफ्टिंग में तलाश रहे पर्यटन के नए आयाम। ऋषिकेश के श्यामपुर में जल्द मिलेगी लोगों को जाम से निजात। एनएच जल्द बनाएगा श्यामपुर में फ्लाईओवर। और दो पक्षों के बीच विवाद में रुड़की में एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हत्या करने वाले आरोपी की तलाश जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। प्रदेश में पहली बार हॉर्टिकल्चर पर विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा। आपको बता दें, उद्यानिकी को लेकर बन रही है एक बड़ी योजना। 30 जून को विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा। विभागीय मंत्री गणेश जोशी लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। 95 ब्लॉकों में सभी अधिकारियों और किसानों के लिए मंत्री ने कई सुझाव दिए। फील्ड कर्मचारी और किसानों के सुझाव विजन डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे। अभी एक सुझाव आया कि जो घेरबाड़ है, क्योंकि होता क्या है कि आज हमारी जो फसलों को दिन में बंदर, रात को सूअर खा जाता है। 2-3 लोगों को ये सुझाव आए हैं, क्योंकि हम घेरबाड़ के लिए पैसा देते हैं लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, संभव नहीं है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप इसे सब्सिडी पर अगर हमें दें और जिसको जरूरत होगी वो सब्सिडी में लेगा तो काफ़ी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने अधिकारियों को निश्चित किया कि उसमें एक प्लान बनाएं। इसी प्रकार जो हमारी जो उपज है उसको रोड हेड तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे रोपवे बनाने की बात कही, उसको बनाकर ताकि किसान अपनी उपज को जो है मेन रोड हेड तक लाए। ये ऐसे कुछ सुझाव आए हैं और हम उस पर अमल करते हुए उस पर काम करेंगे। तो आपने सुना मंत्री गणेश जोशी जो कि जानकारी बता रहे थे और किस तरह से उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा देवभूमि में, उसको लेकर भी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ इस खबर पर हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कैलाश, मैं आपसे ये बात जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड की खेती और यहाँ पर उद्यानिकी जो कि बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, न केवल दवाइयों के उपयोग को लेकर, आयुर्वेदिक के उपयोग को लेकर, बल्कि साथ ही साथ और भी कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो सिर्फ उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। क्या उसे भी एक नया आयाम देने की योजना है सरकार की? बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि उद्यान विभाग एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करने जा रहा है जो 30 जून को जारी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं और मंत्री ने साफ तौर पर जो 95 जो ब्लॉक हैं, तमाम 95 ब्लॉकों में जितने भी कर्मचारी हैं, डीएचओ जो हैं, सीएचओ हैं और साथ ही जो किसान हैं, तमाम लोगों को यहाँ पर सुझाव भी उनसे लिए गए हैं। जो खासतौर पर जो किसान हैं, जो फील्ड में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, क्योंकि अधिकतर वो लोग फील्ड में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरह की समस्याएं हैं या फिर योजनाएं क्या धरातल पर पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। फील्ड कर्मचारी इस चीज को बेहतर समझते हैं, तो उनसे भी यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं। और कई ऐसे सुझाव यहाँ पर किसानों द्वारा उद्यमियों जो उद्यान से जुड़े जो
किसान हैं उनके द्वारा यहाँ पर सरकार को दिए है कि हॉर्टिकल्चर में अगर आप इस तरह के अगर आप प्रयोग करें तो जाहिर तौर पर आपकी जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी और साथ ही जो किसान की जो आय है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो कोशिश यही सरकार की है, जो किसान है, जो हॉर्टिकल्चर पर निर्भर है, जो उद्यान पर निर्भर है, सरकार उनकी आमदनी को बढ़ाने की पुरजोर यहाँ पर कोशिश कर रही है और इसी के तहत इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो विभागीय जो मंत्री गणेश जोशी हैं वो लगातार सक्रिय हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं और कल और परसों 2 दिन की मैं बात करूंगा तो 2 दिन उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में ये बैठकें ली थी, जिसमें किसान और कर्मचारी और निदेशक तक यहाँ पर मौजूद थे। और अब उनके जो दौरे होंगे वो कुमाऊं क्षेत्र में होंगे, ताकि जो कुमाऊं के जो काश्तकार हैं, जो वहाँ के जो फील्ड कर्मचारी हैं, जो वहाँ के डीएचओज हैं, उनसे भी वो सरकार की योजनाओं को बता सकें और धरातल पर किस तरह से वो योजनाओं को पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये चर्चाएं की जाएंगी। और ये जो बड़ी अच्छी चीज उन्होंने शामिल की है कि फील्ड कर्मचारी और किसानों के सुझाव को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम कई दफा देखते हैं प्लानिंग बनती है, योजना बनती है, लेकिन उसमें जो फील्ड होती है, जो धरातल होता है, वो पूरी तरह से गायब रहता है। किसान कहते हैं कि हमसे सुझाव नहीं लिए और हमारे ऊपर लाकर ये योजना थोप दी गई। तो ये बड़ा अच्छा है कि फील्ड कर्मचारी और किसानों के सुझाव को इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वाकई आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही है और आपने देखा भी होगा विवेक की जिस तरीके से अगर एक बड़े अधिकारी की बात करें या फिर निचले स्तर के किसानों की बात करें तो उनके बीच में समन्वय बनाने के लिए कहीं ना कहीं फील्ड कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा योगदान होता है और हमेशा ही फील्ड कर्मचारियों को दरकिनार किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, वो कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड कर्मचारियों को एक सेतु की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए उनसे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि उनके विभाग में कैसी योजनाएं चल रही हैं और किसान अधिकतर उन्हीं लोगों से संपर्क करते हैं। तो सेतु का काम वो करते हैं, लेकिन वो सेतु कितना महत्वपूर्ण होगा, अब मंत्री ने इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि उन लोगों से भी यहाँ पर सुझाव यहाँ पर लिया जाना। तो जाहिर तौर पर एक बहुत ऐतिहासिक कदम इसे हम विभागीय मंत्री का मान सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार हम इस बात को कहते आए हैं कि जो फील्ड कर्मचारी होता है उनकी कई बार सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब एक विभागीय मंत्री खुद फील्ड कर्मचारियों से बात कर रहा है, जब एक मंत्री खुद फील्ड कर्मचारियों से सुझाव ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सरकार इस कदम को बढ़ाने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इसको दरअसल बढ़ावा देकर जो सरकार की मंशा बताई जा रही है कैलाश, वो ये है कि पलायन में कमी लाई जाए। स्वयं मंत्री गणेश जोशी ने भी इस बात को कहा है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और जब हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी के तमाम बड़े नेता या स्वयं नरेंद्र मोदी भी जब उत्तराखंड आए थे, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान आए थे या एक बार जब वो सौगात के लिए उत्तराखंड उनका आना हुआ था, कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी थी राज्य को, तो उन्होंने ये बात कही थी कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को बाहर जाना उतना पसंद नहीं आता। वो चाहते हैं कि अपने घर में, अपने ही जगह पर उनको रोजगार के अवसर मिले। तो क्या ये उस दिशा की ओर भी बढ़ाया हुआ एक कदम है? बिल्कुल, देखिए विवेक, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे सेटअप्स नहीं हैं, ऐसी सहूलियतें नहीं हैं जो जिसके चलते उनको रोजगार मिल सके और मजबूरन उन्हें पलायन करना पड़ता है। और कल मंत्री ने साफ तौर पर यह बात कही है, गणेश जोशी इस बात को लगातार फोकस भी करते आए हैं कि अगर उद्यान में अगर बढ़ावा दिया जाए, हॉर्टिकल्चर में बढ़ावा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो किसान है, यहाँ के जो युवा है, वो यही उद्यमी बनेंगे, अपने ही खेतों में काश्तकारी करेंगे, अपने ही खेतों में बागवानी करेंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे। तो ये फोकस सरकार का है और ये फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि पलायन को अगर रोकना है तो कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाने होंगे। ये पॉसिबल किसी भी सरकार के लिए नहीं है कि सरकार लगातार हर घर में रोजगार, खासतौर पर सरकारी नौकरियां उपलब्ध करा सके। रोजगार अगर चाहिए तो रोजगार का मायना सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार के मायने है कि चाहे कोई युवा पर्यटन से जुड़े, कोई युवा बिजनेस से जुड़े, तो कई तरह के ऐसे आयाम हैं जो स्थापित सरकार करने जा रही है और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा पलायन को रोकने में, जिसके लिए मंत्री अपनी हामी भर चुके हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सरकार सिर्फ कवायद कर सकती है, साबित आपको अपने आप को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सरकार उद्यानिकी को लगातार बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रही है और इसका जो खास उद्देश्य बताया जा रहा है वो ये है कि उद्यानिकी के सहारे न केवल पलायन रोका जाए, बल्कि साथ ही साथ पहाड़ में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन पर ही अच्छा रोजगार भी मिल सके। अब बड़ी खबर के लिए हम देहरादून का रुख करेंगे। कॉमन सिविल कोड पर 6 महीने के भीतर ही कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी।
अब ये कमेटी उत्तराखंड के सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की मोदी सरकार, जिसके तमाम नेता कहते हैं कि एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान वाली बात, कहीं ना कहीं ये जो कॉमन सिविल कोड की कवायद है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हामी भरी थी और अब इस पर रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सौंप दी जाएगी। तो कमेटी उत्तराखंड के सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करेगी। कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली में जबकि दूसरा देहरादून में होगा। गृह विभाग ने जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। और चलिए अब आपको उत्तराखंड का वेदर अपडेट बताते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 26, 27, 28 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन और सड़कें बंद होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है उत्तराखंड के लिए। 27, 28 और 26 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन और सड़कें बंद होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में कभी भी मानसून आ सकता है, ये मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है। तो पहले से अलर्ट मौसम विभाग ने राज्य के लिए जारी कर दिया है। और ये बड़ी खबर भी देहरादून से। हरिद्वार रिंग रोड के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। 3 चरणों में 48 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। पहले चरण का काम शुरू होने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। हरिद्वार रिंग रोड के लिए 800 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। 3 चरणों में 48 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। प्रथम चरण का काम शुरू करने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो रिंग रोड का काम सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसका अनुमानित बजट 2000 करोड़ रुपए है। तो हरिद्वार रिंग रोड के बनने से यहां पर जाम की समस्या भी दूर होगी। इसकी पहली राशि 800 करोड़ रुपए मंजूर कर दी गई। और 48 किलोमीटर लंबी सड़क 3 चरणों में बनेगी। पहले चरण का काम शुरू हो, उसके लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। रिंग रोड के काम की अगर हम बात करें तो वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा। अनुमानित बजट 2000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करते हैं। क्रिकेटर आर्य सेठी से मारपीट का मामला सामने आया था। नोटिस के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं 7 आरोपी। अब जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीएयू के सचिव महिम वर्मा समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मामले में जांच भी तेज कर दी है। क्रिकेटर आर्य सेठी से मारपीट के मामले में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। सीएयू के सचिव महिम वर्मा समेत कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्रिकेटर आर्य सेठी से मारपीट का ये मामला सामने आया था। नोटिस के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं 7 आरोपी। इन्हें नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद ये पेश नहीं हो रहे हैं। अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विकास के इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समस्त राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव विहारों की परिधि से 1 किलोमीटर की दूरी स्थित क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने संबंधी कोर्ट के आदेश, उत्तराखंड जैसे वन बाहुल्य प्रदेशों को यथा आवश्यक छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से रिव्यू पिटीशन दायर करने का अनुरोध भी किया। रानीखेत में रक्षा संपदा विभाग के उप कार्यालय का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यालय मील का पत्थर साबित होगा। लोगों को अब अपने कार्यों के लिए बरेली, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें कार्यालय का लाभ मिल सकेगा। दाखिल खारिज, साथ ही साथ लीजों का नवीनीकरण आसानी से हो सकेगा। लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने छावनी में रह रहे लोगों को राहत देने और छावनी को नगर पालिका की तर्ज पर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी बताया। वहीं रक्षा संपदा महानिदेशक अजय शर्मा ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में IT और GIS तकनीकी के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। ड्रोन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सांसद अजय टमटा और विधायक प्रमोद नैनवाल ने कार्यालय खुलने पर खुशी जाहिर की। संपदा का कार्यालय जो बड़ा है 22 साल बाद देहरादून में खुला और हम सब ने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करी कि रानीखेत में इसकी बहुत आवश्यकता है कि वहां बरेली जाना पड़ता है और अन्य लोगों को मेरठ जाना पड़ता है मेरे गढ़वाल मंडल से। तो उन्होंने हमारी बात को माना और प्रधानमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई। तो इस तरह से ये छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कार्यालय बहुत बड़ा कार्यालय भविष्य में होने वाला है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर युवक की मौत की खबर सुनकर परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे, जहां हंगामा मचा दिया। बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा गांव निवासी 26 वर्षीय कुणाल उर्फ बाबू का भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रेमराजपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ता है कि एक पक्ष ने तमंचा निकालकर उसे गोली मार दी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन युवक को घायल अवस्था में रुड़की के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 2 पक्षों का झगड़ा हुआ जिसमें उसकी जो है गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे यहाँ पे हॉस्पिटल विनय विशाल लाया गया, यहाँ पे उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें अभी तक जानकारी पे आया है कि कल भी इसमें एक पक्ष में झगड़ा हुआ था, उनके विरुद्ध जो है अभियोग लिखा गया है गंगनहर थाने में और आज उनका जो है झगड़े की पुनरावृत्ति। अभी तक जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। घटनास्थल पर जाकर पूरी तहकीकात कर इस पर पूरी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने चंपावत जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब से कोविड चला तब से स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो गई। आगे कहा कि जनता की डिमांड के हिसाब से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। चंपावत जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही कहा कि जिला अस्पताल में प्राप्त चिकित्सकों की मौजूदगी है और यहां के मरीज भी यहां की सेवा से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर यहां पर पर्याप्त स्टाफ है। चिकित्सकों की तो कमी नहीं है, सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। पर CMS साहब ने अवगत कराया कि स्टाफ नर्स की कमी महसूस होती है, क्योंकि कई सारे नए डिपार्टमेंट्स यहाँ पे खोल दिए गए हैं, जैसे ICU, पैलिएटिव वार्ड और अभी ये लोग जल्दी ही डायलिसिस वार्ड भी शुरू कर रहे हैं। स्टाफ नर्स के रिक्त पद के अगेंस्ट ये नहीं है,
उनको रिक्त पदों से इतर भी आवश्यकता है, कि हमारे सर्जन जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ओटी भी सुव्यवस्थित है। मरीज यहाँ की सुविधा से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और गायनेकोलॉजिस्ट सीजर कर रही हैं, डिलीवरीज ठीक हो रही हैं, फिजिशियन सर्जन भी अपना अपना काम कर रहे हैं। जनपद हरिद्वार में आधार कार्ड के बदलाव के नाम पर दूसरे दिन भी अवैध तरीके से वसूले जा रहे पैसों को लेकर मंडल प्रमुख सरिता सिंह एक्शन में नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन सोशल मीडिया पर एक आधार कार्ड संचालक का वीडियो वायरल हो गया था। हरिद्वार के कई क्षेत्रों में आधार कार्ड बनाने के नाम पर केंद्र संचालकों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। बस नंबर लिंक करवाना था, अपडेट करवाना था। पहले 100 बताया, उसके बाद 150 लिए। अभी कोई नहीं, इनने पर्ची दे रखी, 2 दिन बाद आके देखना कहा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो हमें बताना कहा। बोला कि अभी 150 नहीं दोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं थी ये बात। आप लोगों ने इस चीज को रखा है तो इसकी जांच कराएंगे और अगर कोई गलती अनियमितता पाई जाएगी तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैं आपको बताती हूँ जो गाइडलाइन है, इसमें जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आधार एनरोलमेंट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपीज चार्ज है एंड डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपीज और डाउनलोड एंड कलर प्रिंट के 30 रुपीज। इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है, हम उस वीडियो की जांच और जो सत्यता है उसकी जांच करवाते हैं। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला नामक गांव के खेतों में काम कर रहे किसानों में उस समय हड़कंप मच गया जब उन्होंने गन्ने के खेत में मृत पड़े एक गुलदार के शव को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने लक्सर वन विभाग को दी। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार अग्रवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। काम कर रहे थे, घास काट रहे थे, उन्होंने हल्ला दिया कि भाई खेत बता फटा। तो वन विभाग को जब सूचना दी है, पत्रकार को भी सूचना दी है। जी, गुलदार के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची है। मृत्यु के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को अब श्यामपुर फाटक पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए एनएच की ओर से फ्लाईओवर निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कागजी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम धामी पहले इस फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। वहीं शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी एनएच के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में एनएच की ओर से किए जाने वाले निर्माण कार्यों की मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा की। इसके साथ ही साथ श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या के निदान के लिए मंत्री ने अधिकारियों से फ्लाईओवर निर्माण के बारे में तमाम जानकारी ली। प्रमुख विषय यह है कि जो श्यामपुर फाटक है उस पर जो जाम लगता है उसके लिए जो हम लोगों की बहुत पहले से मेरी एक मेहनत है वो रंग ला रही है और उस पर मैंने उनसे प्रोग्रेस चाहिए और आपको ये जान के खुशी होगी, मेरी जनता को खुशी होगी, उसमें कंसल्टेंसी के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। यानी कि अब उसकी डीपीआर है, उसकी जो एक्विजिशन है वो सारे काम अब शुरू होंगे। श्यामपुर और मनसा देवी पे फाटक बनने की ओवरब्रिज बनने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, क्योंकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार मेरे यहाँ जब कार्यक्रम आया था घोषणा भी की थी। और जो आज जाम की स्थिति है, जो यहाँ की स्थिति को देखते हुए परेशानी जो होती है उसमें राहत मिली। तो ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को अब श्यामपुर फाटक पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम की समस्याओं को दूर करने के लिए एनएच की ओर से फ्लाईओवर निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके लिए बाकायदा कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।